हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों की छुट्टी में इस बार घूमने को सोच ही लिया। कुछ काम न होने पर भी बहुत दिनों से बाहर निकल ही ना पाई थी। अब समस्या थी कि जाऊं कहाँ। स्मृतियों के पन्नों की धूल झाड़ कर देखा तो एक नाम निकला था, जेनी। जेनी को यह नाम कॉलेज में पढ़ते समय मैंने ही दिया था। बड़ा लंबा सा कोई दक्षिण भारतीय नाम था उसका। कभी कभी मैं उसे चिढ़ा देती, कितना उलझा उलझा लंबा नाम है तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारे बालों की तरह। सच जेनी के बाल थे भी काफी लंबे। वो मुझे मारने दौड़ती, फिर अपने बालों को प्रशंसा से देखती, पर प्रकट में कहती क्या करूं, सुलझते ही नहीं। फिर मैं उसे घेर लेती, ऐसे ही उलझाए रखो बन्नो, किसी दिन इनमें कोई उलझ पाया तो जिंदगी भर सुलझाता रहेगा बेचारा। एक दिन उनमें कोई उलझ भी गया। अब उसके साथ वो बहुत सालों से एक हिल स्टेशन पर रह रही थी। गर्मियों में कई बार वो मुझे बुला भी चुकी थी। इस बार यद्यप सर्दी थी, पर पुरानी सखी के नेह की उपेक्षा ना कर सकी। सारे गर्म कपड़े 2-3 सूटकेसों में ठूस ठास कर लदी फंदी उसके पास पहुंच गई। बिल्कुल भी तो नहीं बदली थी वो, बस थोड़ी सी मोटी हो गई थी। गोद में एक बच्चा था जिसे थोड़ी देर बाद उसने मेरा परिचय कराया था। बेटी तुम्हारी मौसी है, नमस्ते करो। अपनी सहमी आंखों में अजनबीपन का भाव लिए हुए उसने अपने छोटी हथौलियों को मिलाकर क्या कहा था ये तो मैं नहीं जान पाई, पर लपक कर मैंने उसे गोद में खींच लिया। अविवाहित होने पर भी ना जाने क्यों बच्चे मेरी कमजोरी है। शाम को जेनी ने अपने पति से भी मिलवाया था। पहली दृष्टि में वो काफी शर्मीला और इंट्रोवर्टेड सा लगा था, पर खाने की मेज पर वो मुझसे घंटों बैठा बतियाता रहा था, जैसे मुझसे बरसों पहले की कोई पहचान उसने खोज निकाली हो। जेनी की बालों वाली बात जब मैंने उसे बताई थी तो ओ हो करके हंसता रहा था। दूसरे दिन से शाम को वो जल्दी घर आने लगा था। जेनी ने उलाहना भी दिया तो खिलखिलाकर वो हंस पड़ा था। घर में एक खूबसूरत मेहमान रुका हो और मैं बाहर टहलता रहूं, ये कैसे हो सकता है। कानों तक लाल होती हुई मैं अंदर चली आई थी। पीछे से जेनी ने आकर कहा था, इनकी बात का बुरा मत मानना, मजाक की आदत है इनकी। पिछले 4-5 दिनों से वो सचमुच बदला सा लगने लगा था। ये मेरे मन का फितूर भर नहीं था। मैं इसे काफी शिद्दत से महसूस भी कर रही थी। बिना विषय के वो घंटों मुझसे बातें करता रहता। जेनी सो जाती, मैं भी जब झपकने लगती तो वो मुस्कुराकर गुड नाइट कहता और बाहर निकल जाता। सवेरे साथ ही चाय लेने का आग्रह करता। शाम को डाइनिंग टेबल पर अनजाने ही उसके पांव मेरे पैरों से टकराते रहते। उस दिन जब उसने मेरे पांव को अपने पैरों के घेरे में खींच लिया तो मैं चाहकर भी अपने पांव नहीं खींच पाई। मैंने उसकी ओर देखा, उसके रूखे चेहरे पर चमक थी। मैं अपने में एक अजीब सी सिहरन महसूस कर रही थी, पर अपने पैरों को मैंने खींचा नहीं। एक दिन वो ऑफिस से जल्दी आ गया। स्नोफॉल देखोगी, उसने कहा। मुझे लगा उसने मुझसे प्रश्न नहीं अनुरोध किया है। उसने अपनी आंखें मुझ पर टिका दी। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर वो चुप रहा, मुझे आंख भर देखा, फिर बोला, जेनी आज हम लोग खाना बाहर ही खा लेंगे। मैं महसूस कर रही थी और जेनी से नहीं मुझसे कह रहा था। उसके स्वर में अधिकार था। कैसे इतनी जल्दी वो मुझ पर अपना अधिकार समझने लगा। जेनी जाने में असमर्थ थी। उसे सर्दी हो गई थी जो उसने अपनी नाक सुड़क कर प्रकट कर दी थी। मुझे लगा जेनी के पति की आंखों में रंग बदलने लगे हैं। बड़ी ठंडी सी आवाज में बोला, खैर तो रहने दो, मैंने तो सोचा था कि अरे तुम लोग चले जाओ, मेरे लिए अपना प्रोग्राम कैंसिल मत करो, मैं तो जरूर चलती, परे है। उसने बच्चे की ओर देखा और मुस्कुराई। चलेंगी? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि मुझ पर टिका दी। उन आंखों को पढ़ने का साहस मैं ना कर पाई। हाँ तैयार हो जाओ यार, पर कपड़े ठीक से पहन कर जाना, कहीं सर्दी ना लग जाए। जेनी की आंखों और स्वर में ममत्व था, पर मैं कुछ और ही सोच रही थी। हल्के हिमपात में हम दोनों घूमते घूमते दूर आ गए थे। रास्ते भर मैं अपनी आदत के अनुसार कुछ ना कुछ बोलती रही थी, पर वो खामोश रहा था। दूर शून्य में कुछ खोजता हुआ। चलते चलते थक गई थी, इसीलिए एक पेड़ के नीचे धम से बैठ गई। वो भी पास बैठ गया। थक गई शायद आप?
वो नीचे देखता हुआ अपनी अंगुली के नाखून से जूते पर पड़ी बर्फ छिटका रहा था। मैं आपको बोर कर रही हूं शायद। मैंने फिर मौन भंग किया। नहीं तो। उसकी धवल दंत पंक्ति चमकी। फिर आप चुप कैसे हैं? अच्छा क्या कहूं? कुछ भी। जैसे मैं इतनी देर से आपका दिमाग खाए जा रही हूं। मैं सोच रही थी कि वो कुछ कहेगा, पर वह चुप रहा। मैंने ही फिर शुरू किया। आपकी बातों का खजाना खत्म हो गया क्या? जेनी तो कहती है। जेनी ठीक कहती है। उसने गहरी सांस ली और चुप हो गया। मुझे अब ये मौन खलने लगा था। मैं उकताकर उठ खड़ी हुई। आपको शायद मैं कंपनी नहीं दे पा रही हूं इसलिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बैठिए बैठिए। उसने मेरा हाथ पकड़कर बिठा लिया। अनजाने ही मैं उससे टकरा गई। सॉरी। उसने एक बार आंखें उठाकर मेरी ओर देखा और फिर बर्फ में लकीरें खींचने लगा। एक बात पूछूं? वो अभी नीचे देख रहा था। जी। अच्छा, घर किसे कहते हैं? एक बारगी लगा कि यह एकदम जबरदस्ती पूछा गया प्रश्न है। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसका मासूम चेहरा, उस पर धुली धुली सी दो आंखें, मानो कोई बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा हो, माँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं? घर? अरे वही जहाँ घर वाले हो, रहने को जगह हो, और क्या? आपका मतलब उस चार दीवारी से है जिसमें हम रहते हैं? मैं आपका मतलब समझी नहीं। वैसे ये सब तुमसे कहने की कोई तुक भी नहीं है, पर ना जाने क्यों लगता है कि तुम। खैर, वो कहते कहते रुक गया। थोड़ी देर चुपचाप रहकर बोला, शायद समझ भी नहीं पाओगी। तुम्हें ये समझा पाऊंगा कि नहीं, इसलिए कहने से पहले सोच रहा था। जेनी को तो समझाते समझाते थक चुका हूं। जेनी समझती है कि एक दो बच्चों की मां बनकर मेरे प्रति उसके कर्तव्य की इतश्री हो गई है। जेनी को मैंने जिंदगी माना था, पर वो रुका और एक गहरी सांस खींचकर बोला, पर आज ना जाने क्यों मैं उसके लिए फालतू हो गया हूं। अब या तो उसका बच्चा होता है या उसकी सहेलियां। एक बच्चे को तो वैसे भी हमने हॉस्टल में डाल रखा है। रियली आई हैव मिस्ड हर। आई हैव। उसकी पानीदार आंखें भीगने लगी थी। मैं निर्निमेष उसकी ओर ताक रही थी। मैं चाहता था कि कोई मुझे इतना प्यार करता कि मैं भूल जाता कि उस सब के परे भी एक दुनिया है। मैं अपने आप को खो देता, पर बोलो इसमें मेरा क्या दोष है कि 7-8 साल में मैं भी बाकी बची सारी उम्र नहीं जी पाया जैसे जेनी ने जी ली है। तुमने कभी सबके होते हुए भी किसी को अनाथ देखा है? अपनों की भीड़ में किसी को नितांत अकेला और असहाय देखा है? बोलो। उसने उत्तेजना से मेरे कंधे पकड़कर मुझे झंझोड़ दिया। उसके होंठ कांप रहे थे। मुझे लगा कि जैसे उसकी आवाज किसी अंधे गहरे कुएं से आ रही थी। नहीं ना, मुझे देखो, मुझे। मैं भुगत रहा हूं वो ट्रेजेडी। आई है मिस्टर जेनी, माई लाइफ आल्सो। वो मेरे कंधे पर झुक गया और फूट फूट कर रो पड़ा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो दर्द से तड़पकर माँ के आंचल को सर पर ओढ़कर उसके सीने के बीच सिर छुपा लेता है। ना जाने क्यों मुझे असहाय सा लगा। मेरी उंगलियां उसके बातों में फिरती रही और सिसकता रहा, बिल्कुल बच्चों की तरह। मैं चुपचाप बैठी रही, बिना सांत्वना के 2 शब्द कहे। उसके आंसुओं से मेरा ब्लाउज कंधे पर भीग गया था। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। आप बुरा तो नहीं मान गई? मैं सचमुच बहक गया था। अपनी आस्तीनों से उसने अपनी आंखें पोंछी। देर हो गई, चलो घर चलें। उसने अपना हाथ आके बढ़ा दिया। मैं उसका हाथ पकड़कर उठी तो लगा जैसे बरसों की थकान हो। ना जाने क्यों मैं अब भी उसके बारे में ही सोचे जा रही थी। रात घिरने लगी थी, बाहर भी और मेरे अंदर भी। सर्दी लग रही है क्या? उसने अपने निचले होंठ पर दांत फिराते हुए कहा। मेरे मना करने पर भी उसने अपना ओवरकोट उतार कर मेरे ऊपर डाल दिया और हाथ हिलाते हुए चलने लगा। सारे रास्ते हम दोनों चुप रहे थे। अगले दिन छुट्टी थी। सवेरे से ही उठकर वो अपना कमरा ठीक करने लगा था। जेनी के बच्चे को भी सर्दी हो गई थी। वो उसे तैयार करके डॉक्टर के पास ले गई थी। मैंने रसोई में जाकर 2 प्याले कॉफी बनाई। जब कॉफी लेकर मैं उसके कमरे में पहुंची, तब वो कुर्ता पायजामा पहने कुर्सी पर बैठा बाहर देख रहा था। आज तो सवेरे से ही काम में लगे हैं। मैंने प्रशंसा भरी दृष्टि कमरे पर फिराई। हाँ, अकेले आदमी को सारा काम अपने आप ही करना पड़ता है। सिली, फिर वही बातें। मेरे मुंह से अचानक निकला।
पर अपने आप की अनाधिकार चेष्टा पर लज्जा भी आई। चुपचाप कॉफी में चम्मच हिलाती रही। मेरे सामने बैठा ओह मुस्कुराया। ठीक कहा आपने। मैं अपने आप में सिमटी जा रही थी। ओह बोलता रहा। न जाने क्यों मुझे भी उसकी बातों में कोई ध्यान ही नहीं रहा कि कॉफी ठंडी हो रही थी। न जाने कब एक आधिकारिक अपनापन हम दोनों के बीच डैने फैलाने लगा था। अच्छा एक बात बताओ, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो मेरे जीवन की इस रिक्तता को भर दे? उसने अपनी आंखें प्याले में भरी कॉफी पर टिका ली। थोड़ी देर बाद उसने आंखें ऊपर उठाई। लगा वो कुछ कहना चाहता है। क्या दूसरा विवाह करने का मन है? मैं मुस्कुराई। विवाह जीवन की रिक्तता को भरने का पर्याय नहीं होता। नहीं तो फिर आदमी चाहकर भी क्या बंधे बंधन इतने शीघ्र तोड़ पाता है। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ अपने हाथों में दबा लिया। मेरा हाथ कांप रहा था, पर मैं उसे खींच नहीं पाई। एक अनजाना सा स्पर्श सुख मुझे सिहरा रहा था। लगा मैं सागर की तरंगों की गति में बहती जा रही हूँ, मौन, बिना हाथ पैर फटकारे। एक नशा सा छाने लगा। मेरा सिर झुका और उसके कंधे पर टिक गया। उसने अपने हाथों में मेरा चेहरा लेकर अपनी ओर घुमाया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो विशेष अवसरों पर ही आया करती है। उसने मेरा कंधा थामकर उठा लिया और सहारा देकर दोहराया, प्लीज। उसके स्वर में कंपन था, पर आंखों का भाव कुछ ऐसा था कि जैसे किसी खूबसूरत खिलौनों के देखकर कोई बच्चा उसकी ओर ललचाई निगाहों से ताके। एक ठंडी सी सिहरन मेरी नसों में घिरने लगी थी। ऐसे में उसे देखने का जितना भी अवकाश मेरे पास था, उसे लगा कि मेरी उम्र के कुछ पल टूटकर उसके सीने में दुबकते जा रहे हैं। मैं अपने अंदर एक सीलन भरी खुशी भरती महसूस कर रही थी। एक खुशी या उत्तेजना जो भी थी, मेरे मन में समा ना पाई। आंखों से दो बूंदें आकर गालों पर फिसल गई। जो उसने देख ली थी वो घबरा रहा था। सॉरी। उसका हाथ मेरे कंधे पर ढीला पड़ गया। वो आंखें झुकाए चुपचाप तौलिया उठाकर चला गया। मुझे लगा मेरा कुछ चोरी हो गया है। मैं उसे जाता देखती रही। थोड़ी देर में जब वो लौट कर आया तो लगा कि वो अपने चेहरे पर के सारे भावों को धोया है। मेरा जी ठीक नहीं था। उसने मेरी ओर देखे बिना ही क्षमा याचना के स्वर में कहा। मेरा जी चाहा था कि उसके होठों पर उंगली रखकर उसे रोक दूं, पर इतना नहीं कर पाई। ठंडी कॉफी के प्याले वापस उठा ले गई। जब मैं दोबारा कॉफी गर्म करके लाई तो वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। प्याला हाथ में लेते हुए वो झिझका। रियली वो कुछ कहने से पूर्व भूमिका के शब्द ढूंढ रहा था। लीजिए। मैंने प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने धुली सी आंखें से मेरी ओर देखा। मेरी मुस्कुराहट से उसकी ग्लानि धुल गई थी। उसका चेहरा चमकने लगा था, मानो बच्चे को टॉफी देकर बहला दिया गया हो। रात को मैं सो नहीं सकी। वैसे पाप पुण्य के विश्लेषण की मेरी प्रवृत्ति नहीं रही है, पर क्या यह पाप था? शायद पाप वहां से प्रारंभ होता है जहां से किसी में स्वार्थ आ जाए, पर इसमें तो एक दूसरे की तृप्ति का भाव था। हाँ, क्षणिक उत्तेजना भी थी जो स्वाभाविक और समयानुकूल थी। पर अगर यही कुछ क्षण किसी के जीवन की यादगार बन जाए तो क्या यह रिश्ते बदलने का प्रयास था? अगर रिश्ते शरीरों से ही बनते हैं तो आज और जेनी अपने रिश्ते क्यों नहीं जी पा रहे हैं? दूसरे दिन सुबह ऑफिस जाते समय वो एक बार मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। जेनी जब बच्चे को दूध पिलाकर कमरे में आई तो मैं सूटकेस में अपने कपड़े ठूंस रही थी। क्यों, यह क्या हो रहा है? मेरा हाथ पकड़कर उसने पूछा। एक काम याद आ गया जेनी, आज ही जाना होगा। ऐसा क्या काम है? मैं भी तो सुनूं। है एक काम, किसी के साथ डेट पर जाना है क्या? धत, मैंने मुस्कुराकर कहा और उसके बच्चे को खींचकर अपनी गोद में खींच लिया। मैं उसे यह कैसे बताती कि किसी के साथ डेट पर नहीं जाना है, इसीलिए तो जा रही हूँ। मैं उसे कैसे बता पाती कि यदि उसने बच्चों की सी आंखें उठाकर एक बार फिर से प्लीज कहा तो क्या मैं अपने को रोक पाऊंगी? कंधों पर फिसलते हाथों को बिना बहके सह पाऊंगी? ना, मैं जेनी के साथ विश्वासघात कर पाऊंगी, ना उसके साथ। शायद दुनिया में अपने आप के साथ विश्वासघात करना शायद ही सबसे सरल है। जेनी मुझे रोकती रही, पर मैं उसके पति के आने तक भी रुक नहीं पाई। ट्रेन की खिड़की से हवा अंदर जा रही है। मैं कसकर अपने स्कार्फ को सिर पर बांध लेती हूँ। हाथों पर उसका स्पर्श गुदगुदाता सा लगता है।
मेरे होंठ मेरे ही हाथों पर टिकने लगे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों नमस्कार।